आज हम लोग के अध्ययन का कोड है BPAC 134 और टाइटल है पंचायती राज। मैं प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय, प्रिंसिपल कालीचरण PG कॉलेज लखनऊ, आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज हम लोग पंचायती राज के महत्ता पर, इसके द्वारा किए जा रहे योगदान पर और इसके सामने जो अड़चने आ रही हैं उन सभी पर बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत आरंभ से ही एक ग्राम प्रधान देश रहा है, गांवों का देश रहा है, और जहां पर पंच परमेश्वर एक केंद्रीय विषय रहा है। अगर हम पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास पर चलें तो हमारे वैदिक काल में ग्राम और ग्राम के प्रधान को ग्रामणी बोलते थे। अगर हम उसके आगे चलें तो बौद्ध काल में इसे हम ग्राम योजक कहते थे। और अगर हम गुप्त काल में आकर देखें तो ग्राम प्रधान का नाम ग्रामपति हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे देश में पंचायतों की और पंचायती राज की शुरुआत वैदिक काल से होती है। हमारे देश में गांवों को सर्वदा से ही एक गणतंत्र के रूप में बहुत सारे कुल होते थे जिनसे गांव बनता था। अनेक गांवों का समूह जो है आगे बढ़कर विश्व बनता था। अनेक विश्व के मिल जाने के बाद से हम देखते हैं कि जन बनता था और उसी जन से जनपद और राष्ट्र का निर्माण होता। तो आरंभ से ही हमारे गांव जो है हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक इकाई के रूप में रहे हैं और ये प्रशासन की भी इकाई रहे हैं। ऐसे में देश की जनसंख्या आज भी 21वीं शताब्दी में भारत में 68% से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं। ऐसे में किसी भी देश की सरकार को इस भाग को जो हमें जिन्हें हम गांव जानते हैं उस गांव के महत्ता को अंगीकार करना पड़ेगा। और भारत की सरकार ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद पंचायती राज संस्थाओं को अंगीकार किया और इसलिए भी किया क्योंकि किसी भी सफल लोकतंत्र में जनता की भागीदारी ही उसका प्राण बिंदु है। और दूसरी तरफ यह हमारी संस्कृति और धर्म की विरासत को हजारों वर्ष से सुरक्षित रखने का काम कर रही थी। इसलिए गांव हमारे लिए सिर्फ एक प्रशासन की इकाई मात्र नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक आइडेंटिटी या एक तरह से हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। इसलिए भी पंचायती राज में जहां एक तरफ प्रशासनिक और संवैधानिक पक्ष है तो दूसरी तरफ उसके साथ हमारा इसके साथ आध्यात्मिक लगाव भी है। आरंभ से ही हम अगर देखते हैं तो स्वशासन को या ग्रामीण स्तर के शासन को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत महत्व दिया गया। CD बंस एक विद्वान है जो कहते हैं कि अगर हर प्रकार की सरकारें जनता को शिक्षित करने का काम करती हैं तो सबसे बड़ी शिक्षा आत्म शिक्षा या स्व शिक्षा है। अगर इस तर्ज पर हम चलें तो सबसे अच्छी सरकार वह है जो हमारी अपनी सरकार है। पंचायती राज व्यवस्था भारत की विश्व के लिए एक प्रकार से पैमाना स्थापित करती है अपनी सरकार सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन के लिए। अब हम अगर देखें तो इसके इतिहास को हमें समझना होगा। तो पहला हम शुरुआत करना चाहेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास को जिसका संबंध हम लोग के अध्ययन से है, हम अपने देश के संविधान के लागू होने अर्थात 1950 के बाद से चलेंगे। हम देखते हैं कि सन 1952 में सबसे पहले देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए समितियों का गठन किया गया जिन्हें हम ग्राम समितियां कहते हैं। और इन समितियों का उद्देश्य था कि एक तरफ गांवों का विकास करना तो दूसरी तरफ जनता का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचय कराना, उसमें भागीदारी करना तथा उन योजनाओं को जो कि जनता से संबंधित है स्वयं जनता उनको बनाए। जनता टॉप डाउन अप्रोच जिसे कहा जाता है कि हम ऊपर नीति बनाएंगे और नीचे उसे लागू करेंगे। इस नीति के उलट भारत ने कहा कि नहीं, हमारे देश की जनता नीति बनाएगी, वह अपनी आवश्यकताएं, अपने पैमाने, अपने आदर्श स्वयं तय करेगी और उसके माध्यम से जो ऊपर की सरकार है, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहेंगे, उसके बीच की सरकार को हम राज्य सरकार कहेंगे। ये जो 3 स्तर की हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में या संघीय ढांचे में 3 प्रकार की रचनाएं हैं, उनमें जो ऊपर की सरकार होगी, वह हमारी ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलेगी। ऐसी स्थिति में 1952 में हमने इस पंचायती राज व्यवस्था को इस देश में शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में संविधान जब लागू किया गया तो हमारे सामने संसाधनों का भी प्रश्न था।
इस कारण से हमने कुछ ऐसे उद्देश्य जो हमारे देश के विकास के लिए, देश के सर्वांगीण और हर प्रकार के विकास के लिए आवश्यक तो था, किंतु उसे तत्काल कर पाना संभव नहीं था। उन्हें हमने नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में है, उनमें रखा। अनुच्छेद 40 या जिसे हम आर्टिकल 40 बोलते हैं कि में सबसे पहले पंचायती राज का उल्लेख होता है और उसमें ये अपेक्षा की जाती है राज्य सरकारों से कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पंचायतों को विकसित करेंगे, अपने-अपने क्षेत्र में जन भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में 1952 से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत की गई। ये योजनाएं वास्तव में जनता को लाभ पहुंचा रही हैं। इन योजनाओं में जनता की भागीदारी का स्वरूप क्या है? इसको जानने के लिए सरकार ने तत्कालीन सरकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, उसने 1957 में जनवरी सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति ने को जो मैंडेट दिया गया, जो रेफरेंस दिया गया, वो ये कहा गया कि आप सन 1952 से लेकर के और 1957 के बीच में जो विकास है या जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं ने कार्य किया है, उसका विश्लेषण करेंगे। तो पंचायती राज संस्थाओं पर पहला सम्यक, पहला सशक्त विश्लेषण करने का काम बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, जिस पर चर्चा हम आगे करेंगे। इसके पहले हम अपने विद्यार्थियों को ये बताना चाहेंगे कि हम हमारे देश में जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं, उनकी संख्या क्या है, स्वरूप क्या है? तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश की जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं, वो त्रिस्तरीय हैं। हमारी जो आरंभिक यूनिट है या आरंभिक इकाई है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं का कह लीजिए कि पृष्ठभूमि है, आधार है, सब स्ट्रक्चर है, वो है गाँव। और गाँव जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। ग्राम पंचायत से जो अगला स्तर है, वो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या खंड विकास स्तर पर पंचायतें हैं। और तीसरी जो इकाई है इसमें, वो जिला स्तर पर गठित होती है, जिसे हम जिला पंचायत बोलते हैं। अगर हम संख्या के दृष्टिकोण से देखें, तो हम देखते हैं कि 2,76,718 हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास 2,69,334 हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या खंड विकास पंचायतें हैं और जिला पंचायतों की संख्या हमारे देश में 654 है। तो इस प्रकार हमारे देश में ग्राम पंचायतें मध्य स्तरीय जो ग्राम पंचायत के साथ जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या बीडीसी और उसके बाद से पंचायतें बोलते हैं उसके बाद से हम जिला स्तर पर जिला पंचायत उसको कहते हैं। तो ये 3 स्तरीय ढांचा है जो आरंभ में ही श्री बलवंत राय मेहता के द्वारा सुझाई गई थी और सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया था। 1957 के बाद से हमारे देश में संविधान का यह ढांचा पंचायती राज के माध्यम से जाना तो गया, किंतु इसे संवैधानिक स्वरूप नहीं प्रदान किया गया और इसे कुछ राज्य सरकारों ने तत्काल रूप से लागू कर लिया। यानी कि हमारे देश में आंध्र प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया। और फिर बाद में ये मॉडल के रूप में भी पूरे देश में विकसित हुए। इसी के साथ हमने देखा कि महाराष्ट्र ने न्यायिक समिति को गठन किया और इस समिति ने वहां की पंचायती राज संस्थाओं का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद एक डिफरेंट मॉडल जो कि इन्हीं सिफारिशों के आधार पर था, उसको वहां सुझाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि देश में भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने मॉडल को अपनाया और देश में आरंभिक तौर पर पंचायती राज संस्थाओं में एकरूपता का अभाव था। 2 मॉडल खासकर चर्चा के विषय बनते हैं, आंध्र मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल। इन विभिन्नताओं को देखते हुए जो श्री मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, उसने सन 1978 में श्री अशोक मेहता की कमेटी गठित की, जिसको यह विषय वस्तु दी गई कि आप अब तक चली आ रही जो हमारे देश की पंचायती राज संस्थाएँ हैं, उनका विश्लेषण करेंगे और अपनी सिफारिशें देंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें हमारे सामने थी ही और उसके अलावा सन 1952 से लेकर के और 78 के बीच में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का विश्लेषण करने के बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन चूंकि जनता पार्टी सरकार बहुत लंबा अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई, ऐसी स्थिति में इन सिफारिशों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई। फिर इस कड़ी में
दूसरा प्रयास करने का काम किया राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने, जो संविधान में 64वां संशोधन किया जिसको हम 64th अमेंडमेंट कहते हैं, और यह संसद के एक सदन से पारित तो हुआ, किंतु यह हमारे दूसरे सदन से पारित न हो सका, अर्थात राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। और ऐसे में 64वां संविधान संशोधन, जो पंचायती राज को इस देश में संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहता था, वो अस्तित्व में नहीं आ पाया। पंचायती राज संस्थाओं के विकास में जो सबसे ऐतिहासिक पहलू है, जिसने इनको संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया, हमारे संविधान के माध्यम से इनको गरिमा प्रदान करने का काम किया, वो है 73वां संविधान संशोधन, जो तात्कालीन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया और उसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। इसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची और भाग 9 इन दोनों को जोड़ा गया और इसके माध्यम से बहुत सारे विषय तय किए गए, जिन विषयों पर पंचायतें अपना कार्य कर सकती थी, जो उनकी परिधि में थे, जिनकी संख्या 29 बताई जाती है। और इसके साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को कैसे कार्य करना है। जैसा विद्यार्थियों आप जानते हैं कि हमारे देश में सामुदायिक विकास के लिए पंचायतों ने कार्य करना स्वतंत्रता के समय से ही शुरू कर दिया था। किंतु एक तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की समितियाँ कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि न तो देश के किसी भी भाग में निरंतर चुनाव होते थे एक रेगुलर इंटरवल पर, और न ही हम देखते थे कि इनके लिए वित्त की कोई व्यवस्था थी। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी उस वक़्त की थी, उस समय की थी, वो थी कि कोई इसका ढाँचा नहीं तय था कि किस रूप में ये ग्राम पंचायतें अपना काम करेंगी। ग्राम पंचायतें अगर अपना कोई कार्य करना चाहती हैं, तो वो सलाह किससे लेंगी? अपने प्रस्ताव को कहाँ भेजेंगी? इसके लिए उनके पास वित्त कहाँ से आएगा? इन सारी चीज़ों का उस वक़्त कोई उत्तर नहीं था। ऐसे में जो 73वां संविधान संशोधन है, यह भारत के संवैधानिक विकास में, भारत के लोकतांत्रिक विकास में, जो कि एक मील का पत्थर साबित होता है, इसका स्पष्ट कारण है। लोकतंत्र को हमेशा जनता से जुड़ा होना चाहिए, जिसे बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अर्थात जड़ मूल लोकतंत्र। हमारे देश का जो मूल है, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो आधार स्तंभ है, वहाँ की जनता है। और जब तक जनता के पास संवैधानिक अधिकार नहीं होंगे कि वो अपने द्वारा चिन्हित आवश्यकताओं को नीति के माध्यम से पूरा कर सके, स्थानीय स्तर पर अर्थात ग्राम के स्तर पर जिन ज़रूरतों को हमारे पास उप जो जो चुनौतियाँ हमारे पास आती हैं, जो ज़रूरतें हमारे पास आती हैं, अगर हम उनके पर कार्यवाही करना चाहते हैं प्रभावी ढंग से, तो वहाँ के लोग ही इस बात को तय कर सकते हैं कि वो कार्यवाही किस दिशा में चलेगी। तो ऐसी स्थिति में उन गाँवों को नीति निर्माण से लेकर उन्हें लागू करने का अधिकार उस वक़्त नहीं था। 73वें संविधान संशोधन ने एक बहुत बड़ा काम किया कि पंचायती राज संस्थाओं का न केवल संविधान में एक विशिष्ट दर्जा दिया, बल्कि हर एक पहलू को, जो कि हमारे देश की पंचायतों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, देश की जनता के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या राजनीतिक भागीदारी को, पॉलिटिकल एजुकेशन या राजनैतिक शिक्षा को रोक रहे थे और वास्तव में हमारे लोकतंत्र की आभा पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे थे, क्योंकि हम केवल नीतियों को केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर पर अगर बनाते हैं, तो देश में लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ रूपायित नहीं हो सकता। तो 73वें संविधान संशोधन ने एक बहुत बड़ा काम किया और वो ये किया कि सबसे पहला कि हमारी पंचायती राज जो संस्थाएँ हैं, उनका जो स्ट्रक्चर या ढाँचा क्या है, ये तय किया। दूसरा कि इनका प्रशासनिक ढाँचा तय किया। तीसरा, इनकी वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की और चौथा, इनके नियमित चुनाव के लिए एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित व्यवस्था को स्थापित किया, जो हमारे देश के संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड है या सुरक्षित है। ऐसे में यह किसी व्यक्ति या किसी सरकार के डिस्क्रिशन पर आधारित नहीं है, बल्कि गाँव को, ग्राम पंचायतों को, जो खंड विकास स्तर पर स्थित पंचायतें हैं उनको, जिन्हें हम क्षेत्रीय समितियाँ भी बहुत जगह कहते हैं, और जिला पंचायतों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वह संविधान के द्वारा भी प्राप्त है और राज्य विधानमंडल समय-समय पर उन अधिकारों में
उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए जो विभिन्न कदम उठाते रहते हैं, वह उन्हें और भी प्रशस्त करते रहते हैं। तो आइए हम इनको विस्तार से समझने की कोशिश करें कि जो 73वां संविधान संशोधन था, उसने किन-किन रूपों में हमको यानी हमारे देश की ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने का काम किया। पहली चीज़ तो ये किया कि उसने कहा कि हमारे देश की जो पंचायतें होंगी, वो त्रिस्तरीय हुई। तो एक तरफ हम देखें, तो यह भी एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है कि हमारे देश की जो सरकार थी, पहले 2 स्तरों पर चलती थी। एक हमारी केंद्र सरकार हो गई जो संसद के माध्यम से और दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं हमारी वो विधानमंडलों के माध्यम से चलती थी। और पंचायती राज संस्था के संवैधानिक स्वरूप को प्राप्त कर देने के बाद देखिए तो हमारे संघीय ढांचा में एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जुट गया और अब हमारा संघीय ढांचा विश्व के अन्य देशों की तरह नहीं है बल्कि यह त्रिस्तरीय 3 टियर जिसको हम बोलते हैं हो गया। दूसरी तरफ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए ही इस पंचायती राज व्यवस्था ने जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आती है, इसने भी ग्राम पंचायत के स्वरूप को त्रिस्तर प्रदान किया। अर्थात जो आरंभिक इकाई हमारे पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई जिसको हम बोलते हैं, वो है ग्राम पंचायत। उसके बाद से दूसरी इकाई है जिसको हम खंड पंचायत या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के माध्यम से जानते हैं। और तीसरा जो इसका पक्ष है या तीसरा पार्ट है वो है जिला पंचायतें। इन तीनों को संवैधानिक अधिकार है, इन तीनों को संवैधानिक कार्य निर्धारित किए गए हैं और तीनों की संवैधानिक अपेक्षाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 24 अप्रैल सन 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, पास किया गया और 24 अप्रैल सन 1994 से इस अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारत में आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक विविधताओं का देश है। भारत में राज्य भी भिन्न-भिन्न आकार और जनसंख्या के हैं। ऐसे में ये तय किया गया कि जो ये त्रिस्तरीय संरचना है, वो केवल उन राज्यों में ही रहेगी जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। तो जो भारत में 3 ऐसे राज्य चिन्हित किए गए, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड। इन 3 राज्यों की आबादी चूँकि 20 लाख से कम थी और ऐसा भी कहा गया कि भविष्य में भी अगर कोई राज्य बनता है और उसकी आबादी 20 लाख से कम होती है, तो इस अवस्था में हम उन जगहों पर बजाय त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के हम उसे 2 स्तरीय ही करेंगे अर्थात एक जो ग्राम पंचायत होगी और दूसरा जिला स्तर पर और वहां पर जो खंड स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होती थी उसकी संरचना की आवश्यकता को कहा गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जनसंख्या इनकी कम है। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि हमारे देश में जो संविधान में जो ये संशोधन किया गया, उसका एक और भी उद्देश्य था कि पंचायती राज संस्था को हम अपने देश के लिए एक रूपता प्रदान करें। जब तक कहीं यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं होती है, तो वह एक कन्फ्यूज़न या एक प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देती है। और इस भ्रम को भी दूर करने के लिए कि हमें ये पता हो कि 5 वर्ष के भीतर जब पंचायतें, चाहे जिला हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे वो गाँव हो, अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, तो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही उन्हें चुनाव कराना है। दूसरा कि यदि किन्हीं विशेष कारणों से जिला पंचायत को या किसी भी पंचायत के स्तर को भंग करना पड़ता है, तो प्रत्येक दशा में भंग करने के 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करना है। हम पहले देखते हैं कि 1952 में जो लागू हुई हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था, उस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वहाँ पर चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं थी। एक बार कोई भी व्यक्ति सभापति या सरपंच चुन लिया गया अगर, तो 20-20 साल, 25-25 साल तक लोग बने रहते थे और चुनाव नहीं होने देते थे या अगर चुनाव हो भी रहा है, तो सिर्फ वो कागज़ों पर होते थे। 73वें संविधान संशोधन ने इस प्रकार के भ्रम को पूरी तरह समाप्त कर दिया, इस तरह की कुव्यवस्था को समाप्त कर दिया और उन्होंने चुनाव पर कि वो रेगुलर हो, फ्री हो, फेयर हो और एक निश्चित समय अवधि तय कर दी कि इसके भीतर तो आपको चुनाव कराना ही कराना है। तो आप 2 चीज़ें विद्यार्थियों अवश्य याद रखिएगा कि यदि कोई भी ग्राम पंचायत अपने सामान्य कार्यकाल को पूरा करता है, अर्थात 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के पूर्व ही चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होनी चाहिए और उसके पूर्व ही उसका गठन हो जाना चाहिए। दूसरा
कि यदि किन्हीं कारणों से कोई भी ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत अपने किसी कार्य की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से, किसी आपातकालीन स्थिति की वजह से अगर उन्हें भंग करना पड़ता है, तो 6 महीने के भीतर हमें हर हाल में चुनाव करना है। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि जो हमारा देश है, वो विविधता केवल क्षेत्रों में नहीं है, केवल भौगोलिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारे देश के जो सामाजिक ढांचा है, उसमें भी बहुत विविधता है। कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, कुछ लोग कमज़ोर हैं, कुछ लोग सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, वंचित हैं। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने सदैव इस बात को ध्यान रखा कि हमारे देश की सरकार को न केवल उत्तरदायी होना चाहिए, बल्कि उस सरकार की प्रक्रिया में उस भाग विशेष को, जो कि अपने अधिकारों से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक अधिकार है, अगर वो न्याय प्राप्त नहीं कर सका है, तो वह किसी के कृपा पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पास संवैधानिक अधिकार होने चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपने भाग्य को बदल सके, अपने सामाजिक स्थान को, अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सके। और इसके लिए भी हमारी पंचायती राज संस्थाओं ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया और ये कहा कि हम पंचायत के सदस्यों को, चाहे वो गाँव हो, चाहे मध्य स्तरीय हमारी रचना खंड की हो या फिर हमारी उच्च स्तरीय रचना जिला की हो, इन तीनों ही स्तरों पर सदस्यों के चुनाव में तो आरक्षण होगा ही होगा। जो सभापति उसके होते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इन तीनों में ही आरक्षण की व्यवस्था होगी, जो अनुसूचित जाति और जनजाति को चक्रीय आधार पर प्रदान की जाएगी। साथ में हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जिनका सम्मान हमारे देश की संस्कृति और धर्म का मूल रहा, लेकिन उनकी भी स्थिति देश में स्वतंत्रता के पूर्व बहुत ही खराब हो गई थी। तो हमारे देश ने इस बात का निर्णय किया कि हम अपने संविधान में महिलाओं को न केवल बराबरी का दर्जा देंगे, बल्कि उन्हें विशिष्ट अधिकार प्रदान करेंगे। 73वां संविधान संशोधन इस विशिष्ट अधिकार को प्रदान करने की दिशा में एक बहुत ही सार्थक पहल करता है और इस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि पंचायती राज संस्थाओं में सदस्यों से लेकर के और उनके विभिन्न स्तरों तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। बहुत सारे राज्यों ने 50% तक आरक्षण महिलाओं के लिए किया है, अनुसूचित जातियों के लिए किया है, जिससे कि इन वर्गों का बहुत ही स्तरीय और व्यापक प्रतिनिधित्व हो, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आएगा। जब हमारे तृणमूल लोकतंत्र पर, जो हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जब वहां से परिवर्तन शुरू होगा, तो देश बदलेगा। और इस दिशा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण देने का जो कदम विभिन्न राज्य सरकारों ने उठाया और जो केंद्र सरकार ने उस वक्त संशोधन के माध्यम से किया था, ये बहुत ही स्तुत्य है। और साथ में इसने भारतीय सामाजिक और आर्थिक विकास में इन तीनों ही वर्गों को, जो अब तक वंचित रहे हैं, इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की और उनकी स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दर्शनीय है, दृष्टिगोचर है। अब हम देखते हैं कि जो आरंभिक स्तर पर हमारे पंचायती राज व्यवस्था में जो बड़ी खामी थी, वो ये थी कि हम नियम कानून तो बना सकते थे, अपनी योजनाएं बना सकते थे, अपनी आवश्यकताओं का रेखांकन कर सकते थे, लेकिन उनकी उनको लागू करने के लिए या उनको चरितार्थ करने के लिए हमारे पास, अर्थात कि पंचायती राज संस्थाओं के पास वित्त का अभाव था। और इस वित्त के अभाव के कारण से वे अपनी जो जेन्युइन नीड्स थी, जो उनकी वास्तविक आवश्यकताएं थी उस क्षेत्र विशेष की, उस गांव विशेष की, उस जिला विशेष की जो समस्याएं थी, उन पर वो कोई निर्णय नहीं कर पाते थे। हमारे संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें चुनावों के लिए जहां राज्य निर्वाचन आयोग अधिकृत हुआ, वहीं दूसरे स्तर पर पंचायतों के वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ और सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोगों का भी गठन किया गया, जिसका प्रमुख काम उन आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हुए पंचायतों को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करना है। अगर हम देखें
तो हमारे संशोधन के माध्यम से, इस जो 73वां संविधान संशोधन है हमारे देश के संविधान में, उसके माध्यम से 29 ऐसे विषय हैं जिसको हम मद बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम राज्य सरकारें इन पंचायतों को का मार्गदर्शन भी कर सकती है और वित्तीय पोषण भी कर सकती है। जिनमें से जो हम देखते हैं तो जो प्रमुख है वो है कृषि हुआ, लघु सिंचाई हुआ, मत्स्य पालन हुआ, आवास हुआ। ये पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में की गई, जिनके माध्यम से ये संस्थाएं अपने वित्त की व्यवस्था कर सकती हैं। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो जो परिवर्तन आता है ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो अब हम आपको अब तक की वार्ता का सारांश सुनाने जा रहे हैं। और वो सारांश ये है कि पंचायती राज व्यवस्था ने जो ये संशोधन हुआ, उनके माध्यम से इन संस्थाओं को पहला संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा कि जो इन संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं, इनका सामाजिक विस्तार हुआ। इनमें से बोलते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल पार्टिसिपेशन में वृद्धि हुई। समाज के विभिन्न वर्गों, जैसा मैंने भी आपको बताया कि जो वंचित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, ये अब तक इस धारा से कटे हुए थे। इन लोगों का इसमें एक निश्चित भागीदारी, एक आधिकारिक भागीदारी शुरू हुई और इस भागीदारी ने पंचायती राज के स्वरूप को बदल दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि भारत देश ने यह निर्णय लिया संविधान के माध्यम से कि हम योजनाओं का जो आधार होगा वह पंचायतों को बनाएंगे। तो ये तीसरा प्रमुख योगदान है। चौथा अगर हम देखें तो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों के लिए संवैधानिक रूप से जो आवंटित फंड है उसका एक स्पष्ट प्राविधान किया गया कि इतना फंड इनको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्हें यह पता है कि हमें इतना फंड जो है वो आवंटित है और इसी आवंटित फंड में हमें अपने कार्य करने हैं। तो अनिश्चितता और अभाव, दो प्रकार की जो समस्याएं पहले थी, एक तरफ अनिश्चितता थी कि हम इन कार्यों को कैसे करें और दूसरी तरफ कि ये कार्य अगर होने हैं तो हम फिर पैसा कहां से ले आए। तो पैसा लाने के लिए हम देखते हैं कि वित्त आयोग ने विभिन्न, मैंने जैसे कहा आपको बताया कि 29 प्रकार के ऐसे मद हैं जिनमें यह व्यवस्था की कि इनके माध्यम से होने वाली आय को जिला पंचायतों को दिया जा सकता है, मध्य स्तरीय पंचायतों को, ग्राम पंचायत को दिया जा सकता है। इन तीनों स्तरों का जो तीन स्तरीय जो थ्री स्तर टियर सिस्टम है, इन तीनों के कार्य बताए गए कि भाई हर एक स्तर का फला काम है, जिस पर चर्चा हम इसके तुरंत बात करने जा रहे हैं। हमने आपको अब तक की गई चर्चा का सारांश सुनाया था। अब हम देखते हैं कि जब हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया था, तो जो शेड्यूल्ड एरिया जिन्हें हम अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, उन क्षेत्रों में इन्हें लागू नहीं किया गया था। तो 1996 में हम पुनः देखते हैं कि इन्हें देश के उन तमाम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कर दिया गया जो इसके पूर्व इससे बचे हुए थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, उड़ीसा, बिहार में स्थित जो अनुसूचित क्षेत्र थे, उन पर भी अब इसका प्रभाव लागू कर दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना पर कि ये किस तरह से है, इस पर संक्षेप में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो हम देखते हैं, जैसा कि इसके पहले भी हमने आपसे एक चर्चा की कि 3 स्तरीय जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, उसमें पहला स्तर सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है, वो है ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत है, इसमें यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और साथ में ये कहा गया कि यहाँ पर रेगुलर चुनाव होंगे। दूसरा कि इन चुनावों का जो स्वरूप होगा वो होगा डायरेक्ट इलेक्शन, अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों का और ग्राम प्रधान का चयन होगा, न कि अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव से ये हुआ कि हम गांव के जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनेंगे और वे प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान दोनों ही हमारे प्रति उत्तरदायी होंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि पंचायतों के खातों में और उस पंचायत के अधीन आने वाले जो लाभार्थी थे उनकी पहचान करने का काम, हर एक गांव यह बेहतर जानता है
कि उसके क्षेत्र में अर्थात कि ग्राम पंचायत की जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किस व्यक्ति को आर्थिक मदद की आवश्यकता है, किसको शैक्षणिक मदद की ज़रूरत है, कौन दिव्यांग है। तो इन ज़रूरतों को आइडेंटिफ़ाई करने या इन ज़रूरतों को चिन्हित करने के साथ-साथ उन लाभार्थियों की सूची बनाने का जो विश्वसनीय स्थान है, वो है ग्राम पंचायत। तो संविधान ने इस बात की व्यवस्था की कि आपको इन चीज़ों पर अधिकार होगा। आप सूची बनाएँगे लाभार्थियों की, जो कि अपने विभिन्न कारणों से देश की योजनाओं के लाभ के जो हमारा देश है वो हमेशा अंत्योदय पर, सर्वोदय पर विश्वास करता है और अंत्योदय महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू करने का अगर वास्तविक सपना किसी ने देखा और उस दिशा में कार्य किया, गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जो सिर्फ सपना नहीं देखते थे, वे किसी को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में कर्मों के माध्यम से हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने जब आरंभ में इस देश की राजनीति में वे प्रवेश करते हैं, तो वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गाँव से बना हुआ ग्राम प्रधान हमारा देश अगर वास्तविक परिवर्तन और विकास कहीं करना है, तो स गाँव में विकास नहीं करना है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा गाँवों का विकास हो। उनका कहना था कि हमारे देश की जनता अपनी विवेकशीलता में विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। इस विवेकशील जनता को स्वयं ही यह अधिकार होने चाहिए कि वो अपनी योजनाएँ बनाएँ और लागू करें। गांधी ने इस वैदिक विचार को आगे बढ़ाया कि हमारे गाँव में इतनी शक्ति हो आत्मनिर्भरता की, स्वावलंबन की, कि वे अपनी आवश्यकताओं का सभी उत्पादन करने में सक्षम आरंभ से ही सक्षम रहे हैं। यहाँ तक 20वीं शताब्दी तक भारत के बहुत सारे गाँव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को अपने ही गाँव के आस-पास, अपने खेतों में, अपने बीच में उत्पन्न करते रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य जो कृषि है, वाणिज्य है, गोरक्षा है, पशुपालन है, इन सभी सारी चीज़ों का काम गाँव ने स्वयं अपने बल पर बिना किसी सरकार के, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन रहा हो या हमारी जो शुरुआत में सरकारें शुरू होती हैं हमारे देश की, हमारे गाँव बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिन्होंने ये प्रक्रिया विकसित की थी, किंतु अंग्रेजों ने हमारे देश को आर्थिक रूप से विपन्न बना दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस संदर्भ में दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत महान पुस्तक लिखी और जिसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल उस किताब का नाम है, उसमें उन्होंने इस चीज़ का व्यापक ज़िक्र किया है। चर्चा का विषय इतना सिर्फ है कि भारतीय गाँव को अगर वे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर थे किसी समय में, तो उन्हें जो एक प्रकार से निर्बल बना दिया गया था। तो गांधी का ये कहना था कि आवश्यकता इस बात की है कि हम गाँव को पुनः वह अधिकार प्रदान करें, जिनके माध्यम से वे अपने स्वावलंबन और अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। इसलिए देश के विकास की जो धुरी होनी चाहिए, जो पिवट होना चाहिए, वो है गाँव। तो गांधी का ही यह सपना था, जिस सपने को ध्यान में रख करके हमारे देश के महान संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों का अध्याय जोड़ा, जिसमें देश के लिए उन तमाम आदर्शों को रियलाइज़ करने के लिए, उन्हें चरितार्थ करने के लिए हमने अपने लक्ष्य बनाए और उन लक्ष्यों का सामूहिक नाम हमने रखा नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य को नीति बनाने की दिशा में हमेशा एक प्रेरणा का काम करते हैं। तो हम गांधी का ज़िक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि उन पंचायतों में और गाँव में गांधी ने जो विश्वास व्यक्त किया, आज 21वीं शताब्दी में वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह देश के बहुत सारे गाँव आज विकास की राह पर चल पड़े हैं। वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा भी राज्यों को और राज्यों के माध्यम से सीधे पंचायती राज संस्थाओं को जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक, विभिन्न प्रकार की जो नीतिगत सलाह दी जाती है, सहयोग किया जाता है, जिससे हमारे गाँव बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पहला जो इकाई है, यूनिट है, वो ग्राम सभा है।
फिर हम उसी से जुड़ा हुआ है एक और भी कॉन्सेप्ट जिसको हम ग्राम पंचायत करते हैं। ग्राम पंचायत वास्तव में देश भर में पंचायती राज के ढांचे की बुनियादी इकाई इसको हम कह सकते हैं पंचायती राज। तो जो ग्राम पंचायत जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद से जो दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है, वो है हम पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं और यह मध्य स्तरीय है और इसमें भी जो समिति है यहाँ के जो मतदाता होते हैं उस क्षेत्र विशेष के जो क्षेत्रीय समिति भी इसको कुछ राज्यों में कहा जाता है। तो इस क्षेत्र विशेष के मतदाताओं के द्वारा यहाँ के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो हमारे एमपीज़ हैं, एमएलए हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको भी इसमें क्षेत्रीय आधार पर सदस्यता मिलती है। जिससे कि वे एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर सके कि केंद्र सरकार किस प्रकार की नीतियों को बनाना चाहती है और उससे गांव हमारा क्या सोचता है, गांव की क्या हमारी आवश्यकताएं हैं। इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हमारी पंचायती राज संस्थाओं में इस बात की व्यवस्था की गई कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके अपने राज्य विधान मंडलों में भेजते हैं, यानी विधानसभाओं में, बहुत जो उसको विधानसभा भी बोलते हैं, और हम अपने संसद में भेजते हैं, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों को हमारे योजनाओं से, हमारी ज़रूरतों से और हमारी सोच से परिचित होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नीति बनती हो, वह जब तक कि ग्रामीण यथार्थ को परिलक्षित नहीं करेगी, जब तक उसे प्रदर्शित नहीं करती है अपनी योजनाओं में, तो विकास की योजनाएँ कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकती। तो सरकार हमारे देश की इस मामले में बहुत ही सतर्क है और वो इन गाँव के द्वारा बनाई जा रही तमाम योजनाओं को अपनी योजना में शामिल करना, उनके माध्यम से चलना, ये सब सारी चीज़ें आज 21वीं शताब्दी में अगर आपके सामने साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वह सोच थी जिसने ये कहा कि इन समितियों में अर्थात ब्लॉक लेवल से लेकर के और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है या जो मध्यवर्ती पंचायत है वहां से लेकर के और जो जिला पंचायत है, इनमें इन जो उच्च स्तरीय हमारे जो प्रतिनिधि जिनको हम चुन करके अपना भेजते हैं संसद में और विधानसभाओं में, उनको भी इसकी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, प्रदेश सदस्य बनते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण इकाई है और एक चीज़ और भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये तीनों इकाइयाँ ऊपर और नीचे नहीं है, कोई किसी से बड़ी, किसी से छोटी नहीं है, बल्कि तीनों का रोल अलग-अलग है और तीनों ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्हें हम ये ना सोचने की कोशिश करें कि जिला बड़ा है, उसके बाद से खंड उससे छोटा है, उसके बाद से जो गाँव है उससे नीचे, ऐसा नहीं है, ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, बल्कि बल्कि इससे ज़्यादा उलट कहा जाए अगर, तो इन तीनों में अगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई इकाई है, तो वो है हमारे गाँव की इकाई है। तो फिर पहली चीज़ तो ये है महत्व की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन अधिकार और अगर भारतीय संविधान के ढांचे में इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें अगर हम, तो हम पाते हैं कि जो हमारे ये तीनों स्तर, ये तीनों को-सेंट्रिक सर्किल्स हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ केंद्र एक है इनका, भारतीय संविधान ही हमारे देश का केंद्र है और उस संविधान से निकले हुए ये 3 वृत्त बनाए गए हैं, जो कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, ग्रास रूट या तृणमूल लोकतंत्र को हमारे देश में चरितार्थ करने के लिए। अब तीसरा ढांचा आपने देखा कि जो विकास की योजनाएँ हैं, पहला तो गाँव बनाएगा, उन योजनाओं के लिए वित्त का प्रबंधन करने से लेकर तमाम सारी जो उनकी प्रशासनिक अड़चनें हैं, उनको दूर करने के संदर्भ में योजना बनाने का काम ब्लॉक स्तर करता है। लेकिन इन योजनाओं पर सलाह देना, उनके कार्यान्वयन को, क्रियान्वयन को उनके सुनिश्चित करना और किस तरह की नीतियाँ बनाएँ, वे व्यावहारिक हैं कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जिला पंचायत होती है, वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो एक गाइड का काम करती है, अ, एक मार्गदर्शक का भी काम करती है। दूसरी तरफ जिला पंचायत समिति इन गाँव तथा जो मध्यवर्ती संस्था हमारी है ब्लॉक लेवल पर, इनके द्वारा किए गए कार्यों पर हमेशा नज़र रखती है, जिससे कहीं ऐसा न हो कि ये चुने हुए प्रतिनिधि अपने द्वारा जो पंचायती राज का लक्ष्य बनाया गया है, उस लक्ष्य से भटक जाएँ या कुछ वो गलती कर बैठें, अनुभवहीनता के कारण से कुछ ऐसा हो जाए। इन तमाम सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे देश में जो जिला पंचायत समिति है, वो निगरानी का भी काम करती है। अब हम आते हैं कि जो अगला हमारा पॉइंट है आपके साथ विश्लेषण का, वो है हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी शक्ति क्या है और उनके कार्य क्या हैं। तो आप जैसा कि देखते हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, वो
सामान्य कार्य जैसे कि गाँव में सफाई की व्यवस्था करना, रख-रखाव करना, जो प्राचीन इमारतें उनकी रक्षा करना, जो हमारे जो तालाब हैं, उनकी रख-रखाव की ध्यान रखना, जो गाँव का वाटर लेवल है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन बेल्ट को विकसित करना या जो ग्रीन क्षेत्र है या हरित क्षेत्र है, उसको विकसित करने का प्रयास करना। ये तमाम सारे ऐसे काम हैं, जो कि वो करते हैं। लेकिन प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए, तो कृषि है, स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा है, ये ऐसे कार्य हैं जो कि इनको करना ही करना है। यह अर्थात हमारे देश के संविधान ने कार्यों को 2 भाग में बाँट दिया। पहला यह कि जिला पंचायतों को जो योजनाएँ बनानी है और जो केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से चल रही विभिन्न नीतियाँ हैं, जिन्हें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू करना है, उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन पंचायतों को जो जो मैंडेट प्रदान किया जाता है, जो अधिकार प्रदान किया जाता है, उनके माध्यम से तो उन पंचायतों को कार्य करना ही करना है। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो उन्हें प्रत्येक दशा में करना है। कृषि का विकास हुआ, स्वास्थ्य की देखभाल हुई, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हुई, ये तमाम सारी चीज़ें आपको करना है। इसके अलावा जो दूसरा अधिकार दिया गया कि हमारी पंचायतों को स्वविवेक के आधार पर निर्णय करना कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो करना आवश्यक समझते हैं। उसके संदर्भ में वे नीति बना सकते हैं, उन नीतियों का प्रस्ताव मध्यवर्ती के पास भेज सकते हैं, जिसे हम खंड पंचायत बोलते हैं। और तीसरा जो जिला पंचायत है, वो इन सारी नीतियों पर सम्यक विचार करेगी। तो एक तरफ हमारे स्वविवेकी कार्य हो गए कि ग्राम पंचायतें अपने विवेक से निर्णय लेंगी और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे कार्य जो इनसे मैंडेटेड वो है। कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे आप जानते हैं गाँव में बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे मेलों का आयोजन होता है, हाट का आयोजन होता है, रामलीला का आयोजन होता है, अन्य धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता है। तो जिला पंचायतों से जो ग्राम पंचायतें हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाले इन मेलों का, सांस्कृतिक कार्यों का, धार्मिक आयोजनों का, जो कि परंपरागत रूप से होते चले आ रहे हैं, इनमें वे अपनी सक्रिय भागीदारी देंगे, सहयोग प्रदान करेंगे तथा उन्हें सफलतापूर्वक आयोजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएँगे। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे गाँव में धर्मशालाएँ भी बनाई जाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, महिला विकास को, पुष्टाहार को, बाल विकास को, इन तमाम सारी चीज़ों को जो अनेक सरकारी योजनाओं से सीधे-सीधे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशा में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आपने देखा कि किस तरह से कोविड के दौरान हमारे देश की वर्तमान सरकार ने अ, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने प्रत्येक घर में जो कि वंचित थे, उनको अन्न पहुँचाने का काम किया और करोड़ों घर में ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इन अनाजों को पहुँचाया गया, इसमें हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतों ने बड़ी ही स्तुत्य भूमिका निभाई है। क्योंकि वे इस बात की पहचान करना कि किनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, उनको इसी तरह से हमने देखा कि देश में कोरोना महामारी के दौरान जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, टीकाकरण का काम हुआ, उसमें भी पंचायती राज संस्थाओं ने जम करके सहयोग किया और खासकर ग्राम पंचायतों की भूमिका इसमें स्तुत्य रही और इसलिए भारत ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो सरकारी योजनाएँ, जो जनता के विकास के लिए और जनता के लिए बनाई जाती हैं, वह जनता तक प्रत्यक्ष रूप से पहुँच सके। उन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से लिया जा सके, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्था लाभार्थियों को आइडेंटिफ़ाई करना, उन्हें चिन्हित करना और इसके माध्यम से उन योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का काम पंचायती राज संस्थाएँ करती हैं। तो हमने देखा कि इन सारी चीज़ों के अलावा जिसमें आपने देखा परिवार नियोजन है, महिलाओं का कल्याण है, बाल विकास है, इन सारी चीज़ों के अलावा जैसे कि सार्वजनिक कार्य हैं, बूचड़खाने हैं, गौशालाएँ हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम संपत्ति हुआ करती है, जो सार्वजनिक संपत्ति या सामुदायिक संपत्ति होती है। उन संपत्ति की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना तथा उससे आवश्यकता पड़ने पर जो मेला लगता है, हाट लगता है या जो हम अपने तालाब हैं, उनमें मत्स्य पालन अन्य जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, जो एसोसिएटेड फील्ड हम बोलते हैं, कृषि से जुड़े हुए जो उनमें जो हमको आय भी प्राप्त होती है गाँव को, उन आयों की व्यवस्था भी जब तक हम उन्हें सुरक्षित नहीं करेंगे, उनके रख-रखाव को सुनिश्चित नहीं करेंगे, सफाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो ये सारे के सारे काम जो है, वो ग्राम पंचायतें करते हैं। अब हम आते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक डेवलपमेंट पर। ब्लॉक डेवलपमेंट या जो मध्यवर्ती जो इकाई है, वो क्या करती है? तो पहली चीज़ तो ये है कि उसे जो सौंपी गई योजनाएँ हैं
ग्राम पंचायतों के माध्यम से, उस पर एक वार्षिक योजना हम ये देखते हैं कि योजना को वर्ष के लिए हमने एक गोल पोस्ट बनाया है कि एक वर्ष में हमें क्या-क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रपोज़ल्स आते हैं, बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों को योजना के रूप में परिवर्तित करके और उनके क्रियान्वयन को वर्ष भर में सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजनाएँ बनाई जाती हैं। दूसरी तरफ कि बहुत सारी योजनाएँ एक ही काम को करने के लिए विभिन्न दिशाओं में काम करती हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो प्रभाव होता है, वो उतना नहीं रह पाता है। तो इनको इंटीग्रेट करना यानी कि इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जो कि भिन्न दिशाओं में एक ही चीज़ को करने की कोशिश कर रही हैं, उनको जब अगर हम समेकित कर दें, तो उनका लाभ न केवल प्रभावशाली ढंग से प्राप्त होगा, बल्कि हम अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा कर सकेंगे। तो समेकित करना इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके अलावा जो पंचायत समितियाँ हमारी हैं, ब्लॉक लेवल पर या खंड के लेवल पर, उनका बजट तैयार करने का काम और उन्हें हम देखते हैं कि बजट तैयार करने के बाद जिला परिषद को भेजना समय सीमा के भीतर, ये काम भी हमारी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं या जो पंचायत समिति जिसको बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत समिति जिसको बोलते हैं, वो काम करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, दैवीय आपदा आती है, तो इन आपदाओं से संकट में राहत प्रदान करना। मैंने आपको 2 उदाहरण इसके पहले दिया। पहला हमने आपको दिया कोविड के दौरान किस तरह से सरकारों ने वैक्सीनेशन में सहयोग किया और दूसरी तरफ कि किस तरह से हम सामान्य समय में भी जो गरीब और वंचित हैं, जो चिन्हित हैं लाभार्थी हैं, उनको हम राशन देते हैं। लेकिन खासकर जब महामारी फैलती है, तो उस दौरान हमें इस वर्ग विशेष का जिसके निश्चित आय का रेगुलर इंटरवल पे जो आय होती है, वो नहीं उनके पास है। तो उनके पास भोजन का संकट ना होने पाए, जीवन निर्वाह का संकट ना होने पाए, आवश्यकताओं की कमी ना होने पाए, उन्हें आइडेंटिफ़ाई करने का काम और उन्हें राहत प्रदान करने का काम, महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी जो ये मध्यवर्ती पंचायत है, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, ये पंचायत समिति को यह ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप इस कार्य को करिए। तीसरा है जो तीसरी इसमें जो धुरी है इस हमारी पंचायती राज संस्था की, वो है जिला परिषद या हम उसको जिला पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि जिला पंचायतों का काम क्या है कि बहुत बार जो बजट निर्धारित होता है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू विकास के लिए दुनिया के किसी भी देश में बजट है, उस बजट का सांगोपांग विश्लेषण करना, उस बजट का सही दिशा में उपयोग हो रहा है कि नहीं उपयोग हो रहा है, उसकी जाँच करना, उस पे निगरानी रखना, उसके संदर्भ में उसका महत्तम योगदान हो सके। अगर हम बजट किसी भी चीज़ को दे रहे हैं, तो हम अगर योजनाबद्ध तरीके से उसे खर्च करते हैं, हम टारगेट करके, लक्षित करके कि हम किस वर्ग विशेष को क्या देना है मुझे, जिससे कि उसके जीवन में एक युगांतकारी परिवर्तन हो जाए, एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हो जाए, तो इसके लिए हमें अपनी योजनाओं को लक्षित करना पड़ता है। तो ग्रामीण स्तर पर कई बार गाँव पंचायतें जो होती हैं, वो इतनी दक्ष नहीं होती हैं कि वे इन सूक्ष्म पहलुओं को समझ सकें, कि किस तरह हम योजना बनाएँ और अगर बन भी गई तो उन योजनाओं को किस तरह लागू करें, कि समाज के जिस वर्ग को ध्यान में रखकर सरकारें हमारे पास वित्तीय संसाधन भेज रही हैं, उन वित्तीय संसाधनों का जो सबसे सकारात्मक प्रभाव हो, समयबद्ध और सकारात्मक। इसके लिए हमें जो जिला पंचायत की समिति होती है, जिला पंचायत होती है, जिला परिषद भी बहुत जगहों पर उसे कहते हैं, ये जिला परिषद आपको एक मार्ग निर्देशन का काम करती है, आपके पर्यवेक्षण का काम करती है और आपके लिए एक प्रकार से लगातार आपके सहयोग के लिए उपस्थित रहती है और सब बातें ये है कि तीनों स्तरीय पंचायतों की कार्यकाल पूरे देश में एक समान है। पूरे देश में इसको लेकर एकरूपता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये कार्य आपके सामने गिनाए जा रहे हैं, वो प्रदेश विशेष में नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में जो हमारे देश का प्रत्येक प्रदेश है, सिर्फ उन लोगों को छोड़ करके जहाँ पर आबादी मैंने आपसे बताया कि 20 लाख से कम है, वहाँ पर 2 स्तरीय है। लेकिन बाकी पूरे देश में हमारा देश बहुत बड़ा है, तो ये तीनों छोटे राज्य हैं। उसके अलावा जो शेष हमारे राज्य हैं,
जो हमारे शेष क्षेत्र हैं इस देश में, सब में एक समान ये व्यवस्था लागू की गई। दूसरी तरफ हम एक चीज़ जो इस पंचायती राज व्यवस्था में हम आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, हम लोग मिल कर के पढ़ रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 11वीं अनुसूची जो है, वो सिर्फ़ विषयों का ज़िक्र मात्र करती है, एक उल्लेख मात्र करती है। वो कोई सीमा निर्धारित नहीं करती कि बस इतना ही आप कर सकते हैं, बल्कि वह एक प्रकार से गाइडलाइन प्रदान करती है। राज्य की जो विधानसभाएँ हैं, हमारी पंचायती राज व्यवस्था में राज्यों को भी बहुत अधिकार दिया। इस अधिकार देने से जो वास्तव में हमारा संघीय ढांचा है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संविधान का प्राण है, उसमें राज्यों को भी इस दिशा में, चूँकि स्थानीय शासन में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें गाँव का जो इमीडिएट सहयोगी है, वो जिला के बाद राज्य है। और वित्तीय व्यवस्था से लेकर के निर्वाचन तक राज्य की भूमिका बहुत है। ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडलों को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत, इनके अधिकारों में, इनके कर्तव्यों में, इनकी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सभी प्रकार के सार्थक कदम उठाने के लिए राज्य विधानमंडल हमारे देश में सक्षम है। दूसरी तरफ कि हमारे देश के गांव, हमारे देश की पंचायतें, क्षेत्रीय पंचायतें और जो जिला परिषद है या जिला पंचायतें हैं, वे किसी भी प्रकार से अपने को अकेला न समझें। इसके लिए देश ने पंचायती राज व्यवस्था में ई पोर्टल शुरू किया है, जिसको हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल के नाम से जानते हैं। इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल ने देश में चल रही विभिन्न योजनाएं जिनका संबंध देश के गरीबों से है, खासकर वो जो वंचित वर्ग है, दिव्यांग वर्ग है, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति है, इन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वंचित वर्गों के लिए देश की जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है और सरकारें जो योजनाएं चला रही है, जो राज्य के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, इन योजनाओं को ई पोर्टल पर, जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, उन पर व्यापक रूप से इसका वर्णन है, जिससे आप गाँव में बैठे हुए अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करके और सीधे भारत के ग्राम जो पंचायती राज मंत्रालय है हमारे देश का, ग्रामीण विकास की जो उसकी योजनाएं हमारे देश में, उस मंत्रालय से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकते हैं। अर्थात देश की जो सरकार हमारी है वो, जो राज्य की सरकारें हैं वो, जो भी योजनाएं बनाती है, इसके लिए हमें कहीं जाने, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि हमको सिर्फ उस पोर्टल पर जाना है। अगर हम पोर्टल में जाने में हमें असुविधा हो रही है, तो अब बहुत आसान तरीका है ऐप। आप सभी जानते हैं कि इस देश में मोबाइल क्रांति हो चुकी है, इस देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति हो गई और यह देश पूरी दुनिया में आज की डेट में, अगर सूचना प्रौद्योगिकी की जहाँ तक बात है, दुनिया का कोई देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे देश ने इस दिशा में अनेकों ऐसे ऐप विकसित किए हैं, जिन्होंने देश में आर्थिक व्यवस्था के विकास में, सीधे जिसे प्रत्यक्ष धन को लोगों तक पहुँचाने में, जो हमने यूपीआई सिस्टम शुरू किया इस देश में, उसने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। तो उसी सिस्टम को देश का प्रत्येक व्यक्ति अब धीरे-धीरे जानता है। बहुत सारे ऐप हैं जिन्हें वो चलाता है। बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं कि भीम ऐप हमारे देश में लॉन्च किया गया, जो अब तक का सफलतम ऐप है। उसके बाद कुछ बहुत सारी और प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, जिसमें गूगल ऐप है, आपने देखा होगा। उसके अलावा अ, बहुत सारे हम ऐप्स को डेवलप करते हैं, तो देश की जनता इन तमाम तरह के ऐप्स से, जिसे को हम पेटीएम बोलते हैं, उसके अलावा ये गूगल पे है, भीम पे है, इनका रोज ही हम प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारा जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, उसका एक ऐप भी बनाया गया, जिसे हम सिर्फ एक क्लिक कर दें अपने मोबाइल के ऊपर, सिर्फ एक बार अपनी उंगली उस पर रख दें, तो पूरा का पूरा वो मोबाइल ऐप हमारे सामने, गांव के लोगों के सामने खुल जाता है। और हमारे ग्राम प्रधान, हमारे जो ग्राम पंचायत है, उसके जो सदस्यगण हैं, वो कोई भी आराम से हमारे देश और राज्य सरकारों के द्वारा शुरू गई ग्राम विकास की दिशा में जो बहुत सारी योजनाएं हैं, महिलाओं के विकास में, शिशु और बाल विकास के क्षेत्र में, पोषाहार के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में, वैक्सीनेशन टीकाकरण के क्षेत्र में जो बहुत सारी योजनाएँ केंद्र सरकार चलाती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ हम घर बैठे हुए ले सकते हैं और ये काम हमारी पंचायतें बहुत आसानी से कर सकती हैं। उन्हें सिर्फ़ उसे एक ऐप डाउनलोड करना है, अपने अपने मोबाइल पर एक ऐप को स्थापित करना है, उसे आप अपने अंगुलियों को स्पर्श से खोल सकते हैं और सेकंड के भीतर आपके सामने योजनाएँ आ सकती हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी या जिस भी क्षेत्र में, अगर आप तमिलनाडु के हैं तो तमिल में है, मलयालम में है, पंजाबी में है, तो बंगाली में है, तो हर जगह अगर आप देखें, तो उस भाषा में वहाँ की बहुत सारी योजनाएँ केंद्र की और राज्यों की उपलब्ध है। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और उसके माध्यम से उसको जान सकते हैं। अगर हम देखें, तो जो हमारा आखिरी बिंदु आ रहा है, वो इसके प्रशासनिक ढाँचे पर। तो जो प्रशासनिक ढाँचा है, उसमें 3 चीज़ों को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कि जो कुछ हमारे परमानेंट स्टाफ हैं, इससे जुड़े हुए, जिनको हम अस्थायी कर्मी बोलते हैं पंचायती राज को लागू करने के लिए, उसमें देखते हैं कि जिला स्तर पर देखा जाए तो सीडीओ या मुख्य विकास अधिकारी उनका नाम है, वो होते हैं। उनके साथ ब्लॉक स्तर पर अगर देखा जाए तो खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ होते हैं। इन दोनों नामों को सभी लोग जानते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म इसका है। और तीसरा है ग्राम सेवक, पहले कहते थे, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है और ग्राम विकास अधिकारी या वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हम जानते हैं कि ये 3 लोग जो है वो आपके सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, योजना बनाने से लेकर लागू करने। इसके अलावा बहुत सारे ग्राम राज्य सरकारों ने पंचायती राज के नाम से एक अलग सेवाओं की, पंचायती राज अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी जैसी चीज़ें जो है आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, विभिन्न अन्य राज्यों में देख सकते हैं, जहाँ पंचायती राज का एक अलग संवर्ग ही शुरू किया गया, कि जिनका केवल एकमात्र ये काम है कि पंचायती राज व्यवस्था से शुरू होने वाली हमारी तमाम योजनाओं को परिचित कराना, उन्हें लागू कराने के लिए गाँव का सहयोग करना। ये गाँव के अधिकारी नहीं है, ये गाँव के विकास में सहयोगी हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही योजनाएँ जो ग्राम को समर्पित है, उन्हें कैसे लागू किया जाए? इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, गाँव जो अपनी योजना बना रहा है, पंचायत समितियाँ जो योजनाएँ बना रही हैं और जो जिला स्तर पर उनको एक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, उन योजनाओं को लागू कैसे करना है, इस दिशा में ये लोग हमारा सहयोग करेंगे। अर्थात ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायतों का, क्षेत्रीय पंचायतों का सहयोग करने के लिए इन अधिकारियों का निर्माण किया गया। आमतौर पर सीडीओ और बीडीओ अर्थात मुख्य विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, ये लोग पहले से ही थे। लेकिन पहले गाँव सेवक था, उसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया गया और उसे कुछ अधिकार प्रदान किए गए। तो तीसरा ये कि वो लगातार गाँव में उपलब्ध है। तो गाँव में उपलब्ध होने के कारण से हमारे ग्राम की समिति जो है वो, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, वो सीधे अपने गाँव की किसी भी समस्या से उनसे संपर्क करके उनका सहयोग ले सकते हैं, उन्हें वो बता सकते हैं। अब हम आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे-छोटे अधिकारी भी होते हैं, जिनका काम जो होता है सहयोग करना हो, जैसे प्रगति प्रसार अधिकारी है, पंचायती विस्तार अधिकारी है, उसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क है। ये सारे लोग इसके एक बहुत ही कह लीजिए कि महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि जिला स्तर से लेकर के, क्षेत्रीय स्तर से लेकर के और ग्रामीण स्तर तक सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए निरंतर हमारे पंचायतों का, जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, उन पर सहयोग प्रदान करते रहते हैं, उनको सहयोग देते रहते हैं। अब हमने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो है वित्त, और वित्त के लिए आप जानते हैं कि 4 प्रकार है। पहला है कि कर लगा कर के, दूसरा है अनुदान देकर, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें करती हैं, तीसरा है सार्वजनिक अंशदान और चौथा है कि हम उत्पादनकारी उद्यमों से प्राप्त होने वाली आय। उसके अलावा गाँव को या जो क्षेत्रीय पंचायत है, उसको छोटे-मोटे कर लगाने का अधिकार दिया गया है, जैसे गृह कर लगा सकते हैं, सिंचाई कर लगा सकते हैं, शिक्षा कर लगा सकते हैं। लेकिन ये कर लगा पाने में, चूँकि उनके पास इस तरह का कोई ढाँचा नहीं होता है, तो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। यद्यपि कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में प्रयोग करना शुरू भी किया है। अब हम देखते हैं कि वित्त आयोग को इसीलिए बनाया गया, ताकि हमारे गाँव को पंचायती राज व्यवस्था में एक सुनिश्चित आय, कि हमें इतना बजट अलॉट है, हमको इतना फंड अलॉट है और इसके माध्यम से हम अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो किसी भी प्रकार के उसको इसको बायपास नहीं किया जा सकता है। अगर हम देखें तो किस तरह से बजट अलॉट होता है, तो लाखों में लाखों करोड़ रुपए इस दिशा में इसको अलॉट किया जाता है। तो हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में लागू हुई, उनमें वो एक प्रकार से जो प्रयोग हमने आरंभिक तौर पर किया था, उन प्रयोगों को हमने संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उन कमियों को दूर किया। निर्वाचन, वित्त, प्रशासनिक सभी व्यवस्थाओं को हमने पूरा करके और
भारत के पंचायती राज को एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं के साथ-साथ इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन को के अग्रदूत महात्मा गांधी और हमारे वैदिक जो काल से हमारा आदर्श आ रहा है, उन आदर्शों के माध्यम से एक बार पुनः गाँव उस सशक्तिकरण को प्राप्त करेगा, जो हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश की जनता को, महिलाओं को, दलितों को, हमारे देश के वंचित वर्गों को वह उचित स्थान सामाजिक और आर्थिक रूप से वह गरिमा प्रदान करेगा और इस दिशा में पंचायती राज अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यह चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने विश्लेषण, अपने सुझावों से हमें परिचित कराएँ। नमस्कार।